नमस्कार मित्रों, एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में अपवर्तन को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, यानी कि रेफ्रैक्शन को हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। उसमें आपने उसकी कुछ जो नेचुरल घटनाएं होती है वो देखी। ओके, और हमने क्या देखा अपवर्तन के बारे में? हमने देखा अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। जब वो आपतित किरणों के रूप में आती है तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कुछ हद तक वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। कौन? आपतित किरणें अपवर्तित किरणों के रूप में, यानी कि रिफ्रैक्शन रिएक्शन के रूप में, वो रिफ्रैक्शन रे के रूप में वो कुछ हद तक विचलित हो जाती है। ओके, आज हम इसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा। सेकेंड लास्ट वीडियो में हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गया था, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो वो क्या था देखिएगा पहले आप। वो क्वेश्चन था आपके एक अवतल दर्पण में फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और बिंब से दूरी बिंब से दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हमें इमेज की स्थिति बतानी है। स्थिति बतानी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था और मुझे आप पर विश्वास है आपने वो प्रैक्टिस भी की होगी इसको करने की और एकदम से सही कर दिया होगा, क्योंकि वो आपके बुक से ही था। पीछे जो आपके अंक के क्वेश्चन दे रखे उसमें से था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके प्रैक्टिस के लिए, जो आपके लिए बेहतर है। तो देखिएगा ये सॉल्व करने का क्या रहता है, सिंपल सा इसका तरीका है। पहले मैं आपको बताऊं तो क्या है, ध्रुव से फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ओके, और ध्रुव से बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है आपके? 20 सेंटीमीटर। अब आप एक बात ध्यान रखिए, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपको पता होगा जब किसी मुख्य अक्ष के पर आपतित होने वाली किरणों के विपरीत वाली दिशा क्या होती है? माइनस की होती है, नेगेटिव चार्ज की होती है। ओके, तो क्लियर है। आगे देखिए आप क्या बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद ध्रुव से प्रतिबिंब यानी कि इमेज की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो ये रहेगा आपके, क्या रहेगा? फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये आपके यू और ये वी जो हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो एक बार इसका आप डायग्राम देखें कैसे रहता है। जैसे ये आपके उत्तल दर्पण हो गया, सॉरी आपके अवतल दर्पण है। क्वेश्चन में अपने क्या है? अवतल दर्पण है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो एग्जाम में आपको उत्तल या अवतल दर्पण जो भी मिले, आप सिर्फ उनमें क्या चेंज होंगे? माइनस और प्लस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही चेंज होंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। और जब आपको प्रतिबिंब बनाने आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये आपके अवतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस देखेगा आप। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने P से F की दूरी कितनी बताई है हमें? 30 सेंटीमीटर। कितनी बताई है? 30 सेंटीमीटर बताई है। और ध्रुव से बिंब की दूरी कितनी बताई है? यानी कि 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां है,
इन दोनों के बीच में इस स्थिति पर है, ठीक है, इन दोनों के कहीं बीच में स्थित है, यानी कि हमारा बिंब F व P के बीच में है, हमारा बिंब ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में स्थित है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करें तो देखिएगा आप, वहीं पहले हम फॉर्मूला लगा ले दर्पण के सूत्र का, दर्पण का सूत्र, ओके, क्या रहता है दर्पण का सूत्र? ध्यान रखना, आप जिसको भी एफ यू या वी को सॉल्व करें तो उसको आप पीछे रखकर करें, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं अच्छे अच्छे, फिर भी आप बेसिक तरीके से करें तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप एफ क्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, वो सभी देखें आप, वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला एरिया क्या होगा माइनस और ये वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सारे मान अपने कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों क्या होंगे माइनस के होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज के होंगे। 30 रहेगी फोकस दूरी इज इक्वल टू यू, ठीक है। हम इन चार्ज को यहां मैं यू की जगह क्या लिखूंगा -20 प्लस, ठीक है। हम इन चार्ज को आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपके माइनस के 1/20 है ये पक्षांतरण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये पक्षांतरण हो जाएंगे इस बराबर के उस साइड में। तो ये क्या करेंगे, अपना चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। माइनस से क्या कर लेंगे प्लस में बदल देंगे, माइनस से प्लस में बदला, ठीक है। यहाँ माइनस था अब ये प्लस हो गया और इज इक्वल टू 1/v। अब हम आगे देखें तो 30 और 20 का एलसीएम क्या रहता है। मैथ्स की छोटी छोटी बारीकी की चीजें आपने आनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अगर 11th 12th में भी देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या एलसीएम रहता है इसका, हम 10 से लें ठीक है 30 और 60, क्या रहेगा एलसीएम इसका 60, ठीक है। 30 को 60 से डिवाइड करें तो क्या रहेगा इसका -2 और प्लस 20 को 60 से 3 इज इक्वल टू 1/v। यहां तक देखिए आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कैसे आया देखिएगा आप, 30 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो कितनी बार आता है 2 बार, यानी टेबल देखें हम इसकी, और 20 को अगर 60 से हम डिवाइड करें तो कितनी बार आता है 3 बार, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस का चिन्ह है, और यहाँ आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है। आगे हम इसको सॉल्व करें तो देखिएगा आप, इनमें दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है यहाँ पर 3, ठीक है। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, पॉजिटिव का है, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे आगे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो आप आगे देखें 1/60 इज इक्वल टू 1/v, इसका वज्र गुणा हो जाएगा तब v की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव में आएगी 60, v की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव में 60 आएगी। तो यहां में क्या पता चलता है, इमेज की जो दूरी है वो पॉजिटिव में है, यानी कि आभासी है, दर्पण के पीछे है, क्लियर है। अगर दर्पण के पीछे है तो हमें देखें आप यहां क्या पता चला, हमें ये दर्पण के पीछे है, यहां कहीं है, ठीक है, दर्पण के पीछे है, क्या है इमेज की, ठीक है। तो ये दूरी कितनी रहेगी लगभग आपके 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें बात पता चल चुकी है। यहां जो हमारे इमेज की डिस्टेंस रहेगी पॉजिटिव में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो दर्पण के पीछे है, ठीक है। अगर नेगेटिव में आता तो हमारा वास्तविक होता, पर अभी हमारा इमेज जो बन रहा है वो आभासी है, वर्चुअल है। आगे देखिए हम इसकी
मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धनता देखते हैं। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धनता। आवर्धनता क्या रहती है? आवर्धनता का फॉर्मूला क्या है? -v/u। आगे इसको hi अगर हमें इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दे तो ये सॉल्व करें तो तब ये साथ में फॉर्मूला ऐड होता है। ओके, पर अभी हमें v और u से ही इसकी सिर्फ आवर्धनता यानी कि स्मॉल m निकालना है। तो क्या रहता है देखिएगा आप, ठीक है, v की क्या वैल्यू है 60, ओके, और u की वैल्यू -20। यहां तक क्लियर है? अब देखिए आप यहां क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस से माइनस यहां कैंसिल आउट हो जाता है। तो पीछे क्या रहा आपने? पीछे रहा आपके 60/20। ये दोनों एक दूसरे से जब कटेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहां 3 का अर्थ क्या है? 3 गुणी बड़ी इमेज होगी, 3 गुणी बड़ी इमेज होगी, 3 गुना बड़ा होगा इमेज का भाग। तो आप देखें ये जो आपकी इमेज है ये 3 गुना बड़ी होगी, 3 गुना बड़ी होगी, ठीक है। कितने गुना बड़ी होगी? 3 गुना बड़ी होगी ये इमेज। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, इस क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसा होगा? आभासी होगा यानी कि वर्चुअल होगा, ओके। और साइज कैसे है इसकी? बड़ी है, ठीक है। और उल्टा प्रतिबिंब है, नहीं, प्रतिबिंब सीधा है। कैसा है? सीधा। जब आभासी होता है तो प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक के समय प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। यहां तक एकदम क्लियर है आपके? इस क्वेश्चन से आप इनके बेस पर ही इनके मिलते जुलते क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें, संख्या चेंज कर कर आप प्रतिबिंबों की जगह आप जब प्रतिबिंब देखें तो उन प्रतिबिंबों में आप क्वेश्चन, आप अपने मन से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के प्रयास करें, जिससे आपको ये जो टॉपिक है एकदम से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो अपवर्तन के अकॉर्डिंग ही आता है। उस टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक। क्या नाम है उस टॉपिक का? नाम अपवर्तनांक यानी कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है उस टॉपिक का? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो देखिएगा आप, अब हमारा एक नया टॉपिक रहता है अपवर्तनांक। क्या रहेगा? अपवर्तनांक यानी कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ओके। क्या रहेगा? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देखें तो इसको हम -n से प्रदर्शित करते हैं, -n से, सॉरी, स्मॉल n से दर्शाते हैं। किसको? अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आगे देखिए तो आप, ये होता क्या है, आप सिंपल सा ध्यान रखें, जब किसी माध्यम का स्वयं का अपवर्तनांक होता है, स्वयं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो क्या करता है, वो अपवर्तनांक उस माध्यम के लिए, उस अपने माध्यम के लिए प्रकाश की चाल को या प्रकाश के पथ पर वो विचलित होना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वो प्रकाश की चाल को या अपने प्रकाश के उस पथ को, मार्ग पर विचलन होने को दर्शाता है। ये होता है आपका अपवर्तनांक। और हम बात कहें तो अपवर्तनांक क्या कार्य करता है? अपवर्तनांक अपने माध्यम की प्रकृति, घनत्व और उसके तरंग दैर्ध्य, जो रंग को निर्धारित करता है, ओके, वो उससे भी निर्भर करता है। कौन? अपना अपवर्तनांक। तो देखिए आप, और एक बात आप ध्यान रखिए, जो हमने स्नेल का नियम पढ़ा था, स्नेल के नियम में हमने क्या पढ़ा था? जो आपके आपतन कोण होता है उसकी साइन, ओके, आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है की साइन यानी कि जया, ओके, और अपवर्तन कोण,
अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि मैं कहूं नियतांक होता है। ओके, क्या होता है? नियतांक होता है। और जो हमने इसका फॉर्मूला देखा था वो था आपके साइन स्मॉल आई अपॉन साइन स्मॉल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपने किस में देखा था? स्नेल के नियम में ये स्थिति आपने देखी थी। ओके, तो आप ध्यान रखना, जो हमने अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था, ठीक है, यानी कि दूसरे नियम में हमने क्या पढ़ा था? आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं, एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करते हैं। ओके, कौन कौन? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो इससे इसका क्या रिलेशन रहता है? तो आप ध्यान रखना, ये स्थिति यहां पर भी लागू होती है। कहां पर? अपवर्तनांक पर। ठीक है, तो आप जो आप घटनाएं अपवर्तनांक में देखते हैं वो घटनाएं आप एक बड़े टॉपिक से देखें तो अपवर्तन में भी देखेंगे, पुनरांतिक परावर्तन में भी देखेंगे। किसमें? टोटल इंटरल जो आपका परावर्तन है उसमें भी आप देखेंगे। ओके, और आप ये घटनाएं पूरे टॉपिक से देखें तो हम अपवर्तन की घटनाओं में आती है सभी। कौन कौन सी? सूर्य का अस्त होना, उदय होना, उस समय सूर्य का आभासी रूप में दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, किसी पात्र में हम पानी लेकर उसमें कोई छड़ डाले तो छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ये सारी घटनाएं अपवर्तनांक कहे या अपवर्तन कहे या पुनः आंतरिक परावर्तन कहे, सभी के अंतर्गत आती है। एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी इंद्रधनुष का बनना ये शब्द आ जाए तो ये सभी जगह या सभी घटनाओं में होता है। किन किन में? अपवर्तन में, परावर्तन में, अपवर्तनांक में, पुनः आंतरिक परावर्तन में, आप सभी जगह बताएंगे इंद्रधनुष का बनना। ये घटनाएं सभी के संबंध दर्शाती है। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना। आगे आप यहाँ आए वापस, तो मैंने क्या बताया? ये जो फॉर्मूला रहता है किससे संबंधित रहता है? अपवर्तनांक से भी संबंधित रह सकता है। यानी मैं आपको बताऊं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्मॉल एन। ओके, स्मॉल एन क्या है आपके यहां? क्या है? अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आप देखें ये होता क्या है। अपवर्तनांक क्या रहता है? तो देखिएगा आप, एक सेकेंड, अपवर्तनांक क्या रहता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के लिए प्रकाश की चाल का विचलन दर्शाता है। ठीक है, ये आपके पहले पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? देखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के प्रकाश की विचलन को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है अपवर्तनांक? उस माध्यम के प्रकाश को विचलन को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड हम इसमें बात करें तो देखिए आप क्या होता है? अपवर्तनांक क्या करता है? किन्हीं दो माध्यमों के प्रकाश की चाल का अनुपात है, ठीक है, क्या है? अनुपात है। और आगे हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, अपवर्तनांक एक क्या है?
एक अनुपात है, एक रेशियो है। अपवर्तनांक एक रेशियो है, यानी कि मैं कहूं अनुपात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक अनुपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। इसके हम और एक पॉइंट की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, क्या? अपवर्तनांक माध्यम के लिए उसकी प्रकृति, घनत्व और तरंगदैर्ध्य, और क्या? तरंगदैर्ध्य यानी कि रंग को निर्धारित करने वाला, पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए अपवर्तनांक के बारे में। एक बार हम इनको रिवाइज कर ले। ठीक है, देखिए आप, क्या किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के प्रकाश के विचलन को दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश की जो मूवमेंट चेंज होती रहती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर, यानी कि विरल से सघन माध्यम में आने पर, ये उसको दर्शाता है। कौन? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की मुख्य बात यही रहती है। आगे देखें तो अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के प्रकाश की चाल का एक अनुपात है। क्या है? एक रेशियो है। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती है। अपवर्तनांक के क्या है? एक रेशियो है, एक अनुपात है। लास्ट पॉइंट देखें तो इसमें अपवर्तनांक माध्यम के लिए प्रकृति, घनत्व और तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। और क्या? तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। आगे हम इनके कुछ पदार्थ और उनके अपवर्तनांक के मानों के बारे में देख लेते हैं। आपके बुक में तो ग्लिसरीन, केरोसिन बहुत से दे रखे, आप सभी का ध्यान रखना, पर मैं इसके मुख्य जो 4-5 हैं पदार्थ उनके अपवर्तनांक बताता हूं आपको। तो देखिए आगे क्या क्या है वो। जैसे आपको मैं बताऊं, पदार्थ और इसके अपवर्तनांक क्या क्या है, देखिएगा आप। पहले मैं बात करूं निवार्थ की। निवार्थ में क्या रहता है? ओके, दूसरी बात करूं तो वायु की, फिर पानी, एक कांच ले लेते हैं और एक हम हीरा ले लेते हैं। इनके अपवर्तनांक क्या रहते हैं? ठीक है, किन किन के? निवार्थ के, वायु के, पानी के, कांच के और हीरा के। ठीक है, आप देखें तो निरंतर ये सघन होते जा रहे हैं, यानी कि इनके अपवर्तनांक के मान बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो आप निवार्थ का ध्यान रखिएगा, इसका अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 1 होता है। पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि एक रेशियो है। वायु की बात करें तो वायु का अपवर्तनांक रहता है 1.0003। ओके, पानी का रहता है आपके 1.33 और कांच का रहता है 1.50 और लास्ट हीरे का रहता है 2.42। ये मान इनके रहते हैं अपवर्तनांक के। क्या पदार्थ हैं? देखिए वापस आप, निवार्थ है, वायु है, पानी है, कांच है और हीरा है। ठीक है, आपको इनके छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा आप। आगे मैं बात करूं, इनके अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य में दो आपके कलर होते हैं, लाल और बैंगनी, यानी कि रेड और वॉयलेट। तो यहां देखिएगा आप, रंग और इनका अपवर्तनांक क्या रहता है और इनकी तरंगदैर्ध्य क्या रहती है। ठीक है, पहले मैं बात करूं रेड कलर की, यानी कि लाल। ठीक है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। इसका अपवर्तनांक क्या होता है?
कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। आपने देखा होगा कोई भी डेंजर जो साइन होते हैं, डेंजर साइन होते हैं जो मतलब कहीं बहुत ज़्यादा 440 वोल्ट के या 880 वोल्ट के जो कहीं मीटर या कोई ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वह डेंजर के साइन होते हैं। ऐसे आपने देखे होंगे, वो हमेशा आप देखना खोपड़ी के साइन के होते हैं, खोपड़ी के। या कहीं आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो हिल होती है, पहाड़ियाँ होती है, वहाँ पर टावर जो लगे होते हैं, वहाँ पर रेड लाइट लगी होती है उनके ऊपर से, सबके ऊपर रेड लाइट लगी होती है। रेड लाइट क्यों लगी रहती है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। ये दूर से भी हमें नजर आ जाती है। इसके जो प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, बहुत कम होता है। किसका? रेड कलर का। ठीक है। और इसके अपोजिट देखें तो बैगनी कलर का फैलाव जो बहुत अधिक होता है। वॉयलेट कलर का आपको देखें तो वॉयलेट कलर अगर फैलता है तो आसमानी कलर सा दिखने लग जाता है। जैसे हमारा आसमान है, समुद्र है, वो सब कैसा दिखता है? आसमानी जैसा दिखता है। उसका फैलाव यानी कि उसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। पर आपको रेड का ध्यान रखना है। ठीक है। जो कभी भी आप देखें रेड सिग्नल होते हैं वो दूर से भी हमें नजर आ जाते हैं क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। ठीक है। लाल रंग की इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। और आप बात करें बैंगनी की तो इनकी अपवर्तनांक तो अधिक होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।